Hello students, let us continue our discussion on Young's double slit experiment. Young's double slit experiment में हमने देखा कि हम दो लाइट सोर्सेज यूज करते हैं एज ए S1 और S2 जो कि नैरो स्लिट्स के फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं और इन स्लिट से एक लार्ज डिस्टेंस पर हम एक स्क्रीन लेते हैं जिस पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन करते हैं। तो हमारा अब ये क्वेश्चन है और जो हमारे आज के पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि वो सारी कंडीशंस क्या हैं जिस पर हम अपने स्क्रीन पर कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, वो सारी कंडीशंस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जिससे कि हमें कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स स्क्रीन पे मिलती रहे। ठीक है, हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल कहें या स्टेडी कहें इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कंसिस्टेंट करने का मतलब है जो जहाँ पे भी आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलती रहे लगातार, जहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल रही है वो डार्क फ्रिंज लगातार आपको वहाँ पे लगातार डार्क फ्रिंज मिलती रहे, तब आप कह सकेंगे कि आपको कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिल रहे हैं आपको अपने स्क्रीन पर। तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे वो सारे फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आप जो दोनों लाइट सोर्सेस यूज कर रहे हैं वो आपके कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है टू लाइट सोर्सेस should be coherent। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दोनों लाइट सोर्सेज जो कि S1 और S2 हैं उनसे एमिट होने वाली लाइट वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, फेज डिफरेंस between light waves emitted from light sources should be constant। मतलब दोनों सोर्सेज जो कि आपके S1 और S2 हैं उनसे एमिट होने वाली लाइट वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम, हर एक टाइम पर आपको फेज डिफरेंस क्या मिले? कांस्टेंट मिले। अच्छा, तो अब बात आती है कि अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों लाइट सोर्सेज से एमिट होने वाली जो लाइट वेव्स हैं और उनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करे तो क्या हो जाएगा? होगा क्या? अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा तो चूंकि जो हम इंटरफेरेंस पैटर्न्स जो अपने हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी हमें मिलती है लाइट की आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स जो कि दोनों सोर्सेज से आपके आ रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि दोनों लाइट सोर्सेज से आने वाली लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, अगर उनकी जो फेज डिफरेंस है दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट वेव्स का अगर जो फेज डिफरेंस है अगर वो टाइम के साथ ही वेरी करने लगा तो किसी भी पॉइंट पर स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी होगी दैट विल आल्सो वेरी विद टाइम। तो जिस पॉइंट पर आपको अभी किसी क्षण आपको अगर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो नेक्स्ट क्षण पे आपको हो सकता है कि वहां पर डार्क फ्रिंज मिल जाए। तो आपको इस तरह से आपको क्या है कि आपको कंसिस्टेंट फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। जहां पे ब्राइट है कुछ देर बाद वहां पे डार्क हो सकता है, जहां डार्क है कुछ देर बाद वहां ब्राइट हो सकता है। तो इस तरह से आपको कंसिस्टेंट फ्रिंजेस एक स्टेडी फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, इसलिए दोनों सोर्सेस को आपको कोहेरेंट होना जरूरी है टू गेट द कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन। दूसरी कंडीशन पे हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि दोनों सोर्सेज से एमिट होने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है,
frequencies of light waves emitted from the sources should be same. अच्छा, अब बात आती है कि दोनों लाइट सोर्सेज से जो एमिट होने वाली लाइट वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं है तो क्या होगा? अगर सेम नहीं रहेंगी तो चूंकि देखिए एक लाइट वेव की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा 1 t माइनस x अपॉन v। एक साइन वेव की जो इक्वेशन है, एक वेव की जो इक्वेशन है, एक लाइट वेव की जो इक्वेशन है दैट इज इन दिस फॉर्म। दूसरी लाइट वेव की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा 2 t माइनस x अपॉन v। तो जहां पर भी स्क्रीन के जिस भी पॉइंट पर ये दोनों वेव्स पहुंचेंगी और उनका इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो वहां पर जो फेज डिफरेंस मिलेगा, वहां पे जो फेज डिफरेंस मिलेगा स्क्रीन के उस पॉइंट पर दैट विल बी व्हाट, जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई भी आपका phi1 है और ये वाला क्या है आपका phi2 है, देन phi2 माइनस phi1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t माइनस x अपॉन v। जो फेज डिफरेंस आया किसी भी पॉइंट पर आपके स्क्रीन पर दैट विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t माइनस x अपॉन v। ठीक है, अच्छा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अगर ये दोनों सेम नहीं रहे तो होगा क्या, जो फेज डिफरेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की कोई कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा फेज डिफरेंस आपका चेंज करता जाएगा, तो टाइम के साथ जो है आपका फेज डिफरेंस जो है वो वैरी कर रहा है। तो वही वाली बात होगी कि टाइम अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है तो स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर आपकी जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वो टाइम के साथ वैरी करेगी। तो उस पॉइंट पर स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो भी टाइम के साथ वैरी करेगी। तो किसी क्षण आपको अगर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो किसी नेक्स्ट क्षण आपको क्या मिल जाएगा, डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। तो मतलब आपको अपने स्क्रीन पर कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो दोनों सोर्सेज जो आप यूज कर रहे हैं S1 S2 उनसे डैमेज होने वाली लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए टू गेट द कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। अब अगला कंडीशन की हम बात करते हैं, इसको नोट कर लें पॉज करके। अगली कंडीशन है हमारी हमारी कि जो हमारे नैरो स्लिट्स हैं S1 S2 जो कि हमारे दो लाइट सोर्सेस की तरह से हमारे ऐड कर रहे हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो कम से कम रखनी है। ठीक है, तो देखिए अगली कंडीशन तीसरा जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो कि हम स्मॉल डी से डिपेंड करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी से डिपेंड करते हैं, शुड बी as minimum as possible। ये क्या है भाई, हम कहते हैं कि जो दोनों हमारे लाइट सोर्सेस जो कि S1 S2 नैरो स्लिट्स हैं वो हमारे ऐसे लाइट सोर्स की तरह से हम यूज करते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। वो जो दोनों लाइट सोर्सेज हैं उनकी बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो जितनी कम से कम रखें उतनी अच्छी है। ऐसा क्यों कहते हैं, अगर उनकी बीच की डिस्टेंस ज़्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा, होगा क्या, हमने अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि जो फ्रिंज विड्थ आती है, फ्रिंज विड्थ दैट विल बी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी।
फ्रिंज विड्थ जो आती है दैट इज फ्रिंज विड्थ W that is equal to lambda कैपिटल D by स्मॉल d। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ क्या था जो हमने बताया था, फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको। दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। दैट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स यूज्ड, light wave used, और capital D is the distance between the slits and the screen, and small d is the distance between the slits, S1 S2। तो हम ये कहते हैं कि स्मॉल d की वैल्यू जितनी कम से कम रखी जाए उतनी ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अगर स्मॉल d की वैल्यू अगर हमने ज़्यादा ले ली, काफ़ी ज़्यादा ले ली, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। स्मॉल d की वैल्यू अगर हमने ज़्यादा रख दी तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाने की वजह से आपकी हम लोग की जो आंख है उसको सेपरेटली विजिबल नहीं हो पाएगी। जो फ्रिंजेस हैं हमें वो सेपरेटली विजिबल नहीं हो पाएंगे, सारे फ्रिंजेस जो होंगे आपस में कन्वर्ट्स कर जाएंगे, तो हमारी जो आंख है उनको सेपरेटली देख नहीं पाएंगे, फिर वो सेपरेटली विजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा है कि आपकी फ्रिंज विड्थ को जितनी ज़्यादा रखेंगे तो हमारे जो आपके इंटरफेरेंस बैंड्स हैं वो उतने ही अच्छे से आपको विजिबल हो पाएंगे। हम लोग की आंखें जो है उनको अलग अलग करके देख पाएंगे। अगर वही स्मॉल d की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कर दिए तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, सारे फ्रिंजेस आपस में कन्वर्स जैसे कर जाएंगे, तो हमारी आंखें जो है उनको अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न्स को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि स्मॉल d की वैल्यू को कम से कम रखी जाए। और अगला जो हमारा कंडीशन है वो भी इसी बेस्ड है कि साथ में कैपिटल D को भी आपको क्या रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अगर कैपिटल D को मतलब जो कि कैपिटल D क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, अगर इसकी वैल्यू को हमने कम कर दिया तो भी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी तो सारे फ्रिंजेस आपस में कन्वर्स कर जाएंगे, हमारी आंखें जो है उनको अलग अलग करके देख नहीं पाएंगी। तो आपकी जो अगली कंडीशन है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन शुड आल्सो बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, कंडीशन दूसरी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन should be as large as possible। ठीक है, इसके पीछे का मैंने कहा आपको समझा दिया। अच्छा, ये सारे कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी जरूरी है ताकि आपको एक कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स आपको मिल सके आपके स्क्रीन पर। ओके, थैंक यू।